नमस्कार। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो बुक है। पिछला वीडियो जो था हमारा वो पेज नंबर 11 तक कवर हुआ था। अभी हम लोग पेज नंबर 12 से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो किताब है, और ये ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेस हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, वो सारे कोर्स में ये बुक्स एप्लीकेबल है। तो हम लोग पिछले बार जो सब्जेक्ट था हम लोग उसमें ट्रेनिंग के बारे में बात किया, हम लोगों ने थोड़ा हॉट वर्क के बारे में बात किया। अभी थोड़ा स्पेसिफिकली कुछ आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग के बारे में बात करेंगे, और बाद में उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होता है, पीपीज़ क्या क्या यूज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक बात मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एक्टिविटी चल रहा है, अगर उस एक्टिविटी का इंजीनियरिंग मेथड स्टेटमेंट नहीं है तो समझिए कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली कंपनी नहीं है वो कंपनी। ठीक है, तो मेथड स्टेटमेंट होना, या फिर वर्क प्रोसीजर भी बोलते हैं कुछ कंपनियों में, ठीक है, टेक्निकल मेथड स्टेटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, जो कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट जो भी इंजीनियरिंग है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी डिपार्टमेंट का काम चल रहा है उनका ये जिम्मेदारी बनता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्या उसमें इंश्योर करना है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि उस एक्टिविटी में जितने भी हजार्ड्स है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, उसका रिस्क इवेलुएट हो जाता है, और उसका कंट्रोल मेजर भी उसमें इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो लिया जाता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग बुक को फॉलो करेंगे क्योंकि बुक भी फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, और इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी थोड़ा मिलता है। आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग में क्या क्या होता है। मैनुअल इलेक्ट्रो एक होल्डर्स होता है, जो कि 2 होल्डर होते हैं, एक अर्थिंग में यूज होता है और एक जिससे आपका जो इलेक्ट्रोड जो होता है, जो रॉड होता है वेल्डिंग वाला, उसको पकड़ के फिर वो वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जितने भी आप आइटम यूज़ कर रहे हो IS सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड हो या इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है। वेल्डिंग केबल्स एंड कनेक्टर्स, जितने भी केबल्स है वेल्डिंग के, सारे सर्टिफाइड होना चाहिए। प्रोक्यूरमेंट का एक बढ़िया सा एक सिस्टम होता है, आपका जो स्टोर डिपार्टमेंट है या जो प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें भी सारे केबल्स जो हैं IS स्टैंडर्ड होना जरूरी है। सेफ्टी डिपार्टमेंट चाहे तो उसका ऑडिट भी कर सकता है अपने स्टोर डिपार्टमेंट के साथ या प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, कि जितने भी आइटम आ रहे हैं जो सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहे हैं, या फिर जहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस है, जहाँ पे हजार्डियस एक्टिविटीज़ है, उसका जितना भी मटेरियल है वो IS स्टैंडर्ड या यूरोपियन स्टैंडर्ड होना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो वो चेक कर लेना आपको। ग्राउंड रिटर्न्स एंड मशीन ग्राउंडिंग, जितने भी आपका वेल्डिंग मशीन है, ठीक है, यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है तो आपको वहाँ से ग्राउंड मतलब उसका अर्थिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्थिंग का इंस्पेक्शन करना, चेकिंग करना, ये एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जिसका जिम्मेदारी है कि हर हफ्ते या हर महीने जो भी आपका एक सिस्टम बनेगा अर्थिंग का चेक करने के लिए कि कितना अर्थ आ रहा है वहाँ पे, जो भी अकॉर्डिंग टू लोड कैलकुलेशन वहाँ का जो मॉइस्चर कितना है, वहाँ पे कितना अर्थिंग होने से ओके है, ये सब देखना पड़ेगा। और जो भी आपका पर्टिकुलर मशीन है, उस मशीन में जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे उसको अर्थिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी का रिक्वायरमेंट आ गया ड्यूरिंग वेल्डिंग एक्टिविटी। दूसरा है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। एम्प्लॉयर्स शेल इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयज अबाउट द सेफ मीन्स ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग। तो एम्प्लॉयर्स मतलब जो कंपनी है, जो डिपार्टमेंट है, जो सुपरवाइजर है, जो इंजीनियर है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप वेल्डिंग वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो सेफ इंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है वो आपको अपने वर्कर्स को बताना है। ठीक है, उसमें परमिट टू वर्क सिस्टम आ जाएगा, उसमें पूरा इक्विपमेंट इंस्पेक्शन आ जाएगा, वेल्डर का ट्रेनिंग आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ में जो और भी वर्कर हैं, को वर्कर हैं, उनका ट्रेनिंग्स आ जाएगा, ये सारा चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा है कि सील्डिंग, व्हेनेवर प्रैक्टिकल ऑल आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन शेल बी सील्डेड बाय नॉन कंबस्टेबल, यानी कि आपको देखना पड़ेगा आपका वेल्डिंग एक्टिविटी कहाँ चल रहा है। अगर वहाँ पे आसपास में फ्लेमेबल आइटम है या कन्फाइंड स्पेस है तो वहाँ पे अलग से आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका एक्टिविटी से किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना वहाँ पे ना घटे। ठीक है, तो ये वहीं पे जहाँ पे काम होगा पर्टिकुलरली वहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन करके आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेल्डर हैं
ठीक है, उनका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो सारा चीज़ अकॉर्डिंग टू IS स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। एक वेल्डर को क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ज़रूरत है वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है फायर प्रिवेंशन। फायर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एरिया को बैरिकेड करना, एरिया से फ्लेमेबल आइटम को दूर करना, ठीक है। सामने यूटिलिटी अगर कुछ गया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन गया हुआ है, या और भी कुछ गैस लाइन गया हुआ है, या कुछ भी तरह का और भी अगर वहाँ पे स्टोरेज वगैरह है फ्लेमेबल आइटम का, या गैस रखा हुआ है, फ्लेमेबल गैस वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारा चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। साथ में आपको इन केस ऑफ फायर होता है तो फायर प्रिवेंशन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए आपको क्या करना है? फायर एक्सटिंग्विशर रखना, लूज वाटर रखना, फायर हाइड्रेंट सिस्टम का व्यवस्था करना जरूरी है या नहीं है, वो आपको वहीं पे स्पॉट रिस्क असेसमेंट करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ पे फिक्स्ड फायर फाइटिंग की ज़रूरत है या पोर्टेबल फायर फाइटिंग से काम चल जाएगा। तो ये वहाँ पे जाके आपको डिसाइड होगा। तो यहाँ पे अगर आप पेज पढ़ेंगे 13, 14, 15, तो इसमें जस्ट डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ये नहीं करना, ये यहाँ पे दिया गया है। तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ, आपको जस्ट एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद है वेंटिलेशन एंड प्रोटेक्शन इन वेल्डिंग, कटिंग एंड हीटिंग। तो मान लीजिए कोई कॉन्फाइंड स्पेस में कर रहे हैं, गोडाउन के अंदर में कर रहे हैं, चारों तरफ से बैरिकेड है, नेचुरल हवा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हो तो उसमें फ्यूम निकलता है, ठीक है, वो गैस वगैरह निकलता है, ये हेल्थ हजार्ड भी है, आपका हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो वहाँ पे फिर आपको एयर मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है। अगर अच्छी स्टैंडर्ड कंपनियाँ हैं, अच्छा वहाँ पे अगर नियम लागू करती है तो एयर इंडेक्स जो होता है, इंडोर एयर इंडेक्स, ठीक है, उसको वहाँ पे मॉनिटरिंग करके फिर वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक किया जाता है। या फ्यूम का जो वहाँ पे फ्यूम प्रोड्यूस हो रहा है जब आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका एयर क्वालिटी कितना अच्छा है, क्या क्वालिटी का एयर वहाँ पे है, वो मॉनिटरिंग करने के बाद फिर आपको वहाँ पे वेंटिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो वेंटिलेशन बहुत तरह का होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन होगा, मैनुअल वेंटिलेशन भी होता है, होस जिसमें लगा रहता है वो भी होता है, एकदम वॉल के ऊपर छत पे भी लगाने वाला वेंटिलेशन भी होता है। तो ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा एरिया है, उसमें कितना एयर कंज्यूम हो रहा है, सब कुछ एक कैलकुलेशन करके फिर वहाँ पे आपको वेंटिलेशन, किस तरह का वेंटिलेशन, कितना कैपेसिटी का वेंटिलेशन लगाना है, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है कन्फाइंड स्पेस, माने यानी कि कोई टैंक के अंदर आपको वेल्डिंग कटिंग करना है, तो वहाँ पे तो स्पेशली आपको पूरा कन्फाइंड स्पेस का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। परमिट टू वर्क सिस्टम से लेके अंदर जाने का ट्रेनिंग से लेके, ठीक है, ऑक्सीजन का एयर मॉनिटरिंग करना, ऑक्सीजन लेवल कितना है, या और कोई भी गैस हजार्डियस उसमें गैस वगैरह है, वो सब चेक करके आपको एक रिस्क असेसमेंट बना के उसका कंट्रोल मेजर इस्टेब्लिश करके ही कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके आपको वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है आपको यहाँ पे पेज नंबर ये 16 और 17 में ये सब चीज़ कवर हो जाता है, ठीक है। दूसरा है आपको वेल्डिंग, कटिंग एंड हीटिंग इन वे ऑफ प्रिजर्वेटिव कोटिंग्स। तो बहुत तरह का वेल्डिंग होता है, ठीक है, पहले से कुछ कोटिंग किया हुआ है पाइपलाइन के ऊपर, उसके ऊपर आपको वेल्डिंग करना है, तो डायरेक्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते, उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा, हो सकता है सैंड ब्लास्टिंग करना पड़े। तो डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट एक्टिविटी में डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिया गया है पेज नंबर 19 में कि सेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट सेटिंग? अगर आपको गैस कटिंग यानी कि ऑक्सीजन और डीएस सिलेंडर को अटैच करके किस तरह से कटिंग होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन किया गया है, ताकि आपको पता चले कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। पहले से कि आपको गैस सिलेंडर का सिलेक्शन करना, गैस सिलेंडर का सेफ्टी चेक करना, लास्ट उसका हाइड्रो टेस्टिंग कब हुआ था, कब फिलिंग हुआ था, उसका रेगुलेटर है कि नहीं है, उसका होस पाइप कौन सा स्टैंडर्ड का है, ठीक है, आपका जो गैस कटर है जो इसमें काम करेंगे वो स्किल्ड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। स्टेप 2 में है कि बिफोर इंस्टॉलिंग ए रेगुलेटर ऑन एन ऑक्सीजन और फ्यूल सिलेंडर, इंस्पेक्ट द रेगुलेटर वाल्व्स एंड द सिलेंडर वाल्व्स फॉर ऑयल और कॉन्टामिनेट्स। तो जो वाल्व होता है, जो रेगुलेटर होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कितना डिफेक्टिव है, कितना अच्छा है, इंस्पेक्शन करना, चेक करना। तो ये सब कौन करेगा? आपका जो गैस कटर है, जो एक्सपीरियंस
गैस कटर है, वेल्डर है, वो लोग चेक करके आपको ये काम वो लोग करते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको क्या करना है, आपको भी चेक करना है। जब आप मॉनिटरिंग करने के लिए जाते हो, जब आप साइट पे सुपरविजन के लिए जाते हो, ठीक है, जब सेफ्टी राउंड पे आप जाते हो, तो आपको ये सब चेक करना है। आप सीनियर सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे जूनियर सेफ्टी हो या आप किसी भी तरह का सेफ्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जाके कहीं भी आप उसको फिजिकली चेक कर सकते हो, ठीक है। आप वेल्डर से बात करिए, आप गैस कटर से बात करिए और फिर उसके बारे में उनको समझाइए अगर कुछ वहाँ पे गड़बड़ आपको दिख रहा है तो, ठीक है। तो रेगुलेटर का कभी कभी क्या होता है, ऊपर का ग्लास टूट जाता है, घड़ी काम नहीं करती है उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले रेगुलेटर चेक करना है, फिर होस चेक करना है, फिर होस का क्लिप वगैरह होता है उसको चेक करना है, फिर आपका कटिंग टर्च जो होता है जहाँ से फ्लेम निकलता है उसको चेक करना है। वहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट, फ्लैशबैक अरेस्टर या नॉन रिटर्न वाल्व दोनों है कि नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है किसी भी गैस कटिंग के लिए। तो दोनों साइड में होना इंपॉर्टेंट है, एक आपका कटिंग टॉर्च के पास में होना है और एक आपका जहाँ पे सिलेंडर रेगुलेटर लगा रहता है वहाँ पे भी फ्लैशबैक अरेस्टर होना इंपॉर्टेंट है। फ्लैशबैक अरेस्टर एक डिवाइस होता है जो कि अगर गलती से कभी फ्लेम अगर पाइपलाइन के थ्रू आके अगर सिलेंडर के अंदर जाना चाहता है तो क्या होगा, अगर फायर गया तो वो ब्लास्ट होने का चांस होगा, बहुत बड़ा फायर होने का चांस रहेगा। तो वो एक ऐसा डिवाइस है कि फ्लेम को अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, वहीं पे उसको रोक लेता है। इसलिए इस डिवाइस का स्पेशली गैस कटिंग में होना बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि ऑक्सी एसिटिलीन जो कटिंग होता है जिसको गैस कटिंग कहते हैं, वो किस तरह से ये मशीन को सेफ मतलब रेडी करना है काम करने के लिए। लाइटिंग टू द टर्च, मतलब जैसे कि आपके पास एक टर्च होना पड़ेगा ताकि आप उसको लाइट करके जला के फ्लेम उसमें आ सके। तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो उसमें भी एक स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड होता है, ISI स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड के थ्रू उस टॉर्च का होना जरूरी होता है। तो वो प्रोक्योरमेंट के टाइम में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो उतना फ्लेम प्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग माचिस यूज़ करते हैं, बहुत सारे लाइटर यूज़ करते हैं, तो ये सब इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसको ध्यान रखना है जब भी आप साइट पे जाते हो, जब भी आप सेफ्टी का टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं, जब भी आप वर्क परमिट इशू करते हैं। वैसे वर्क परमिट इशू करना सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है, साइट इंजीनियर का काम है, लेकिन इंडिया में कुछ कंपनियां सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू ही आपका परमिट इशू करवा देती है, ठीक है। परमिट इशू करना सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर का काम है इंश्योर करना कि परमिट वहाँ पे लिया गया है कि नहीं लिया गया है। तो डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट अपनी कंपनी का कुछ सिस्टम होता है, तो उसको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। अल्टीमेटली सबको जॉब करना है, ठीक है। और कुछ जो अपनी स्टैंडर्ड वाली कंपनियां होती है वो आपको खुद ही से ही वो मना कर देंगी कि आपका काम नहीं है, वो इंजीनियर या सुपरवाइजर को ही उस काम में लगाएगी। तो उसी तरह से इसका भी अटैचमेंट 2 में स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, ठीक है। कुछ IS स्टैंडर्ड दिया गया है, उसके हिसाब से आपको अपना इक्विपमेंट जो है इसको इंस्टॉल करना है और फिर आगे का एक्टिविटी आपको करना है, ठीक है। तो बाद में क्लोजिंग द सिस्टम, आपको काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आपको होस पाइप में निकालना है, रेगुलेटर को निकाल के रखना है, ठीक है। जो भी आपका वर्टिकल सिलेंडर है उसको वर्टिकल रखना है, दोनों को चेन से बांध के रखना है। ये सब चीज़ आपको एक डिसमेंटल यानी कि डिसमेंटल करना। पहले आपने उसको क्या किया, इंस्टॉल किया एक एक करके, और बाद में फिर जब काम हो गया तो उसको निकाल के सही से जगह पे उसको रखा भी। ये दोनों ही एक्टिविटी आपको, जो आपका वेल्डर है, जो आपका गैस कटर है, ये उनको करना चाहिए। आपको इंश्योर करना है, मॉनिटरिंग करना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर कि हाँ ठीक से काम हुआ है। तो इसी तरह से बाकी का भी अटैचमेंट 5 है, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग क्वार्टरली टेस्ट, ये टेस्ट वगैरह करना पड़ता है। तो इस तरह से 23 से लेके आपका 24 पेज नंबर 24 तक इसी तरह से आपका गैस कटिंग, टॉर्च, ठीक है, रेगुलेटर, वेल्डिंग मशीन, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है, इन सब के बारे में एक एक चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है। आप लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं है। इसमें बहुत सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह का कोई हार्ड चीज़ नहीं है। इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप इसको पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वेल्डर से पूछिए, गैस कटर से पूछिए, आपको ज़्यादा समझा पाएंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। तो उनसे हेल्प लेने में बिल्कुल मत शर्माइए, आपको बहुत अच्छी तरह से वो समझा पाएंगे। तो आपको किसी भी हेल्प में डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। तो आगे का वीडियो हम लोग और बात करेंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।